करेंगे। तो अपने सीटेट के प्रिपरेशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम एसएसटी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लासेस आप TRE 4 के लिए भी देख सकते हो, 6 to 8 के लिए, जीएस के सेगमेंट के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है। तो आप बताइए, सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है। और आप मुझे बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो गोवा जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो। दूसरा क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। आप मुझे बताइए कि नील दर्पण के लेखक कौन है। क्या ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं या फिर दीन बंधु मित्र हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीन बंधु मित्र। और जहां तक बात रही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, तो इनकी पुस्तक है ये इनकी पुस्तक नील दर्पण नहीं है। इनकी पुस्तक कौन सी है आप बताइए, जिसमें कि संथाल विद्रोह के बारे में, जिसमें सन्यासी विद्रोह की व्याख्या की गई है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था। और 26 नवंबर संविधान दिवस अगर आपसे पूछे कि कब मनाया जाता है तो आप 26 नवंबर टिक करेंगे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान के कुछ पार्ट्स को लागू कर दिया गया था, पर पूरी तरह से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्लियर है। और अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आप बताइए लौह पुरुष किसे कहा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ था। तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कब हुआ था, तो ये 13वां संविधान संशोधन था। और पहली बार पंचायती राज जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। क्लियर है। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। वही 72वें संविधान संशोधन से नगर पालिका की व्यवस्था लागू की गई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कपास काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये तो आपको पता है कि कपास जो है वो किस मिट्टी के लिए है। तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और कपास की खेती अगर हम मोस्ट ऑफ द रेंज देखें तो आप देखोगे कि इस एरिया में, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के रेंज में ये मिट्टी पाई जाती है। इसे हम रेंगुर मृदा या फिर स्वयं जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो आप अहमदाबाद टिक करिएगा। वही काली मिट्टी जो है वो एक ज्वालामुखी मिट्टी है, यानी कि इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद, एक वक्त के बाद जब ज्वालामुखी ठंडी हो जाती है, देखिए सपोज करिए कि ये ज्वालामुखी हो गया। अगर यहाँ से जो ज्वालामुखी में से राख, लावा या जो चीजें बाहर निकली वो धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन के कारण धीरे धीरे मिट्टी में टुकड़े टुकड़े में बढ़ते हुए मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रकार की मिट्टी को, यानी कि ज्वालामुखी से जो निर्मित मिट्टियां हैं, इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। और उसके बाद जब ज्वालामुखी सूख जाती है, यानी कि ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो ये जो उसके ऊपर जो ये गोले कलर का बन जाता है इसे हम क्रेटर कहते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे बड़ा क्रेटर झील कौन सा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा आपसे जब भी पूछे तो आप टिक करिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि NH44, NH7 या NH1। NH44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है।
हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप बताइए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, परिवहन, शिक्षा, उद्योग से नहीं है। और हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आप बताइए कि संविधान का रक्षक कौन है? हमें आपको पता होना चाहिए कि हम भारत पे रहते हैं और भारत में न्यायपालिका को सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्राप्त है, यानी कि हमारे यहाँ न्यायपालिका से सर्वोच्च कोई नहीं है। क्लियर? तो आप बताइए कि संविधान का रक्षक कौन है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप संविधान के पास जाइएगा, आप किसके पास कंप्लेन करिएगा? वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर कोई आपसे आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो आप आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? और आर्टिकल 226 के तहत, क्योंकि हमें पता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, तो फिर ये 32 कैसे एक्टिव होगा? तो उस समय आपके स्वतः ही यानी कि स्वयं रूप से जब ये आर्टिकल बंद होता है, मतलब इसके अधिकार आपसे खत्म होते हैं, तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है? होप आपको क्लियर हो रहा होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब होती है? क्या 47 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो हमें पता है कि भारत में 1952 नहीं, सॉरी एक सेकंड, गलत टिक हो गया, 1950 में योजना आयोग की यानी कि नीति आयोग की स्थापना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है कि दांडी मार्च कब हुआ था? आप बताइए कि दांडी मार्च कब हुआ था? तो हमें पता है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसे आप नमक सत्याग्रह भी कहते हो, जब नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ तो ये समुद्र तट पर जाते हैं और वहां एक मुट्ठी जो समुद्र का पानी था या जो नमक कह लीजिए उसे निकालते हैं और कानून को तोड़ते हैं और वहां से नमक बनाते हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस समय ये लोग नमक पर भी कर लगा के रखे थे, बट हमारे महात्मा गांधी जी का कहना था कि नमक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है जो अमीर गरीब हर वर्ग के लोगों के थाली में रहती है, यानी कि इसे हर लोग खाते हैं, तो इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, इस पे किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए। तो दांडी मार्च जो है वो 1930 में हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मॉनसून शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? ये अरबी भाषा का है, नहीं, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और आप मौसम और जलवायु में एक चीज समझ लीजिए कि मौसम, अगर मैं सिंपल वे से समझाऊं तो मौसम जो है वो जैसे कि आप समझिए कि मतलब एक सीमित समय के लिए परिवर्तन जैसे हो जाए, जैसे कि अभी बादल है और बारिश हो जाए, फिर उसके बाद धूप हो गई, तो ये क्या हो गया? ये मौसम में बदलाव है, यानी कि वातावरण में जो क्षणिक परिवर्तन होता है उसे हम मॉनसून कहते हैं। और जलवायु क्या है? तो ये जो है वो हमारे पर्यावरण की या फिर हमारे आवरण की या फिर हमारे क्षेत्र की एक लंबी अवधि के लिए जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उसे हम जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु जो है वो कई सालों के बाद बदलती है। जैसे कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत उष्णकटिबंधीय, भारत उष्णकटिबंधीय वाला देश है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पहले से है, ये बहुत सालों के बाद, जैसे अभी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी हमारी जलवायु बदल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मौसम है वो क्षणिक घटना है और जलवायु जो है वो दीर्घकालीन घटना है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो हमें पता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अब आप इसे इस मैप में यहाँ पे समझिए। देखिए, आप अगर देखोगे कि गंगा नदी यहाँ से आई है और गंगा यहाँ पे आकर हुगली बनकर कोलकाता में चली गई और वहीं से ये एक धारा यहाँ आई और जब ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ, जिसे आप जमुना कहोगे यहाँ पे, और ये जब आकर के गंगा में मिलती है तो पद्मा बना देती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्लियर? और ये
जब पद्मा और ये जमुना मिली तो ये बन जाती है मेघना। अब मेघना जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हमें पता है कि ये नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा इन द सेंस ये है, देखिए भारत में दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और वो इधर नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं और जो अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे ये अरब सागर है, क्लियर, और ये अरब सागर है, एक सेकंड, ये अरब सागर है। और नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी, दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये यहाँ पर गिरकर भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पे मैग्रोन या आप कह लीजिए इस तरह के वन पाए जाते हैं, और ये डेल्टा, इस प्रकार का डेल्टा, भारत में जो डेल्टा है गंगा यमुना, और भारत में सबसे उपजाऊ भूमि भी इसी रेंज का है। ये जो नदियां यहाँ पे लेके आ रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सबसे अधिक कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु या फिर आप कह लीजिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी यही नदियां करती हैं। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नागरिकता एकल है या दोहरी। आप बताइए कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि आप समझिए कि जैसे आप यूएस का एग्जांपल ले लीजिए, तो यूएस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप जैसे आप कहीं, आप किसी सिटी में रह रहे हो, तो आपकी एक वहां की नागरिकता हो गई और एक आपके यूएस की नागरिकता हो गई, लेकिन आप भारत में कन्याकुमारी में रहिए या फिर आप तमिलनाडु में रहिए या फिर आप जम्मू कश्मीर में रहिए, आप भारत के चाहे जिस भाग में रहिए, आपकी नागरिकता सिर्फ एक ही है कि आप भारतीय हो। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हो तो आपकी नागरिकता अलग है, आप यूपी से हो तो आपकी नागरिकता अलग है, आप पंजाब से हो तो आपकी नागरिकता अलग है, आप राजस्थान के हो तो आपकी नागरिकता अलग है। ऐसा नहीं है, हम भारतवासी हैं और हमारी एक ही नागरिकता है, यानी कि हम इंडियन हैं। तो भारत ने एकल नागरिकता अपनाई है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत ने जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया है वो हमने किस देश से लिया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था। भारत का राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय दिवस जो है ना वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के जनक कौन है। आप इन्हें ये भी समझ लीजिए कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर हो जाते हैं, जिन्हें हम संविधान का जनक, संविधान निर्माता भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले क्या है कि ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे। आप बताइए किससे होगा। तो ये मत्स्य पालन से है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित थी, ब्राउन क्रांति किससे संबंधित थी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप बेस एकदम पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। वो हो जाएगा हमारा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप बिहार टिक करोगे। और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या किस राज्य में अधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ होगा। नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कोलंबो। ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काठमांडू में है। वही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो कौन सी, तो वो सुचिता कृपलानी हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये पहली बार मुख्यमंत्री यूपी की बनी थी। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इरेटोस्थनीज को लगाओगे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा। तो ये आप सीएसओ या एनएसओ करता है। आरबीआई या योजना आयोग हमारे राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करते हैं। भारत की राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो आप मुझे बताइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग करते हैं। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पृथक, यानी कि एकल संक्रमण प्रणाली से किया जाता है। और हमारे यहाँ हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
जो है वो अमेरिका से ली है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में उनके उनके महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर इसके पहले आपको एक हफ्ते से पहले या एक हफ्ते पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। और ये चीजें आर्टिकल 61 में मेंशन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा है K2, यानी कि आस्टिन गांडवीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्वत शिखर कौन है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो भारत में ही है, मतलब जैसे कि इसकी तो कुछ चोटियां नेपाल में भी है, बट ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो है कंचनजंगा। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तेल से संबंधित है, यानी कि तेल से संबंधित है। ठीक है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे पास अभी 6 हैं। आर्टिकल 3, यानी कि आर्टिकल 3 कहता है 3 के अनुसार भारत हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 12 से 35 तक ये आर्टिकल है, और इसे हमने यूएस से लिया है। क्लियर? भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो वो है मुंबई। मुंबई सबसे बड़ी बंदरगाह है भारत की। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ये तो बहुत इजी है, 5 साल। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल होता है। इसके बाद लोकसभा भंग होती है, उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं, और आप अपने हिसाब से, मतलब अपने मतानुसार, अपने जो भी आपके रहते हैं वहां पे एमएलए, एमपी, या फिर जब आप जिसे वोट देते हो उसे वोट देते हो, फिर उनकी बहुमत पेश होती है और फिर वो लोकसभा में होते हैं। तो वहां पे अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो वहां पे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अगर विधानसभा का इलेक्शन है तो वहां पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि हमारे यहाँ जो वोटिंग के आधार पर मतों का निर्धारण होता है, उसके बाद ये निर्धारण होता है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये पॉलिसी हमने कहाँ से ली? तो ये भी हमने ब्रिटेन से ले रखी है। क्लियर? और अगर आपसे पूछ लेता है कि हमने अपना मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, तो वो हमने उसे यूएस से लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने डीपीएसपी यानी कि अपने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है, तो वो हमने आयरलैंड से ले रखा है। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे यही करवा लूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं, ये सेगमेंट की कौन से देश से हमने क्या चीजें ली हैं, क्या अडॉप्ट की हैं, कौन सी चीजें हमने वहां से सीखी है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे शामिल किया है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। सो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए गाइस स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।